आज हम लोग का बीकॉम सेमेस्टर 4 टैक्सेशन 1 का इंट्रोडक्शन वाला क्लास है, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 4 टैक्सेशन 1 का फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, पहले उस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट का नाम क्या है? ये सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन 1। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? टैक्सेशन 1। अब देखो टैक्सेशन 1 क्यों है, 2, 3 क्यों नहीं है? CBCS सिस्टम मतलब सेमेस्टर सिस्टम में टैक्सेशन 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। सेमेस्टर 4 में टैक्सेशन 1 पढ़ रहे हो और सेमेस्टर 5 में टैक्सेशन 2 पढ़ोगे। ठीक है, अब ये पेपर जो है टोटल रिटन एग्जाम होगा इसका 80 मार्क्स का, और फिर इंटरनल होगा 20 मार्क्स का, मिलाकर हो गया आपका 100। 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स हो गया 100 मार्क्स। ये 80 मार्क्स जो है ये होगा एंड सेमेस्टर, ये होगा एंड सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड में, और ये 20 मार्क्स है इंटरनल। ठीक है। अच्छा सर, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? सर पेपर का पैटर्न रहेगा नॉन MCQ। क्या है? नॉन MCQ। बहुत MCQ में देख देख के मार दिए, ठीक। अब ये क्या है? नॉन MCQ पेपर रहेगा। अच्छा, ये पेपर का और खासियत क्या है? ऑनर्स एंड जनरल का अलग, ऑनर्स और जनरल का अलग अलग पेपर। ठीक है, ऑनर्स और जनरल का अलग अलग पेपर रहेगा एग्जाम का। सिलेबस सेम, पढ़ाई सेम, बुक सेम, क्लासेस सेम होगा, लेकिन एग्जाम में जो पेपर आएगा वो ऑनर्स का अलग आएगा और जनरल का अलग। कंपैरेटिवली ऑनर्स से जनरल थोड़ा सा इजी रहेगा। कभी कभार कोई चैप्टर से जनरल से उल्टा टफ क्वेश्चन भी आ जाता है। समझ में आ गया बात? तो ये पेपर को हम डिस्क्राइब कर दिए, इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट? टैक्सेशन 1 80 मार्क्स सेमेस्टर एंड, 20 मार्क्स इंटरनल, टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। नॉन MCQ पैटर्न में पेपर रहेगा, MCQ नहीं रहेगा। ऑनर्स और जनरल का दोनों का अलग अलग पेपर होने वाला है। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलो अब हम लोग आते हैं, सर ये टैक्सेशन जो है ये थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? थ्योरी रहेगा या प्रैक्टिकल रहेगा? तो अब वो याद रखना है, ये जो है, ये जो सब्जेक्ट है ये है थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल। क्या है? थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल। सर क्या मतलब है थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल का? थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल का मतलब ये है, ये चैप्टर में थ्योरी भी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा, बट विदाउट थ्योरी को समझे आप प्रैक्टिकल सम्स नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? विदाउट थ्योरी को समझे आप प्रैक्टिकल सम्स नहीं बना पाइएगा। तो कुछ थ्योरी आएगा, कुछ प्रैक्टिकल रहेगा, बट प्रैक्टिकल समझने के लिए आपका थ्योरी समझना अनिवार्य है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर का समरी दे दिए, हम पूरा क्लियर कर दिए। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर से। टैक्सेशन का ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो वो हमसे पूछ सकता है। सर 80 मार्क्स से पासिंग मार्क्स कितने हैं? 30, 28 तुमको मिनिमम लाना होगा। 80 में मिनिमम आपको 28 लाना पड़ेगा पास करने के लिए। ठीक है, पास का यार पहला क्लास में पास का सोच रहे हो, ये नहीं पूछे सर फर्स्ट क्लास लाने से कितना मार्क्स लाना होगा, बोल रहा पास। बोलो क्या डिमोटिवेटेड है ये। अच्छा देखो इधर, जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1, जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 या यूनिट 1 बोल लो, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग बेसिक सीखेंगे। ठीक है, ये जो है
यूनिट 1 के अंदर टोटल जो है मेरा 4 चैप्टर है। यूनिट 1 के अंदर टोटल मेरा कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर है, जिसमें से आज हम लोग पहला वाला कंप्लीट करेंगे, इंट्रोडक्शन। दूसरा वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन। तीसरा है रेसिडेंशियल स्टेटस। चौथा है एग्जेम्प्टेड इनकम। तो ये यूनिट में कौन कौन सा पोर्शन है? इंट्रोडक्शन, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन। तीसरा है रेसिडेंशियल स्टेटस। और चौथा है एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम्स चारों से मिला के आने वाला है एग्जाम में 10 मार्क्स का। चारों से मिलाकर ये हो गया मेरा यूनिट 1। किसी को कोई डाउट? पूरा समझ में आ रहा है? देखो हम आराम आराम से आहिस्ते आहिस्ते टाइम ले लेके एक एक चीज़ खोल खोल कर बता रहे हैं। ठीक है, पेपर का पैटर्न पूरा बता दिए। अभी हम लोग क्या करेंगे? पहला यूनिट। पहला यूनिट के अंदर कितना चैप्टर है सर? 4 चैप्टर है। इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्जेम्प्टेड इनकम, सबसे मिलाकर कितना आएगा सर? 10 मार्क्स का। जब ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ईयर क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या आ रहा है। ठीक है ना, कोई डाउट? तो आज हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन से। ठीक है, किसका इंट्रोडक्शन? भाई टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन है ना। अब जैसे तुम कहीं पे जाते हो, बोलता है कि भाई इंट्रोडक्शन दीजिए, तो किसका? तुम्हारा इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को ये समझना है टैक्सेशन का या टैक्स का डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? व्हाट इज टैक्स? एक एक करके सबसे पूछेंगे, सबको बताना है हमको। चलो बताओ रोहित, व्हाट इज टैक्स? कोई भी सामान खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं। सेम, नो डिफरेंस। ऐसा हम लोग तो पढ़े नहीं 11 12 में तो टैक्स हम लोग पढ़े। WB का ISC वाले लोग, ICSE वाले लोग नहीं पढ़ा होगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले लोग तो टैक्सेशन पढ़ा होगा। बहुत कोई का रहता है। तो क्या मतलब है टैक्स का? बोलो। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है मेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विदाउट रिसीविंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट। इसको हिंदी में अगर समझाएं तो क्या होगा? भाई टैक्स एक कंपल्सरी बर्डन है, पेमेंट है उस कंट्री में रहने वाले रेसिडेंट्स के ऊपर, जो उन लोगों को देना पड़ेगा। किसको? उस कंट्री के गवर्नमेंट को। टैक्स में ऑप्शन रहता है, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। नहीं, टैक्स क्या? ये कंपल्सरी पेमेंट है। तुमको अच्छा लगे बुरा लगे देना होगा। ठीक है, तो व्हाट इज टैक्स? अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। किसको देगा? अभी सही रह के बोलेगा मोहल्ले में चलो टैक्स निकालो, दे देगा सब? नहीं, भगा देगा मार के। क्या चीज़ का टैक्स लेगा? प्रोटेक्शन टैक्स। तो टैक्स किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। कौन देगा? कंट्री में रहने वाले लोग देंगे, रेसिडेंट्स देंगे। क्या देना ही पड़ेगा सर? एकदम देना पड़ेगा, कंपलसरी है। तुमको अच्छा लगे बुरा लगे देना। अब टैक्स देने में किसको अच्छा लगता है बोलो? अब देखो हम लोग इंडियंस का मेंटालिटी क्या है। जैसे कि मान लो ये पानी का बोतल है, अब हमको कोई बोला कि पानी का बोतल दीजिएगा 40 रुपया, हम बोलेंगे हाँ ठीक है। अगर वो बोलेगा पानी का बोतल 35 रुपया और इसके ऊपर 5 रुपया आपको टैक्स देना है, बोलेगा अरे बाप रे अखड़ गया यार, 5 रुपया टैक्स देनी पड़ गया। और अगर बोलेगा 40 रुपया, उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है, तब हम लोग को खराब नहीं लगता। हम लोग को लगता है 40 रुपये ही तो दाम है। वैसे नहीं होता बाबू, हर चीज़ आप जो खरीदते हैं उसमें टैक्स ऑलरेडी एडेड रहता है पहले से। चाहे वो सेलफोन हो या माइक हो, टी शर्ट हो, शर्ट हो, बोर्ड मार्कर, सब में टैक्स इंक्लूडेड रहता है। ठीक है ना? तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कंट्री में रहने वाले लोग करते हैं, देते हैं किसको? गवर्नमेंट को, जिसके बदले में डायरेक्ट बेनिफिट उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है मतलब सर टैक्स का पैसा दे रहे तो बेनिफिट तो मिल रहा है। यस, बेनिफिट मिल रहा है, रोड बन रहा है, स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है,
रेलवेज बन रहा है, स्कॉलरशिप अभी मिला तुम लोगों को, कहाँ से मिला? टैक्स का पैसा से। अभी कन्याश्री मिला तुम लोगों को, कहाँ से मिला? टैक्स के पैसा से, है ना। हम लोग M.Com किए कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, 1,000 रुपये में पूरा साल निकाल दिए, तो 1,000 रुपये से सैलरी दिया गया प्रोफेसर लोग को? नहीं, सब टैक्स के पैसे से तो चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट फंड दे रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से फंड दे रहा है? ममता बनर्जी कहाँ से पैसे दे रही है? अपने पास से लाकर दे रही है? नहीं, तुम जो टैक्स दे रहे हो, तुम्हारा टैक्स के पैसे से ही वो फंड कर रही है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ को। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये पॉइंट को याद रखना। डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्ट वेलफेयर का काम तो बहुत हो रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट मतलब मान लो हम, जहीर, आयशा, रोहित, सब हम लोग टैक्स दे रहे हैं। अब एक कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी बोलेगा कि भाई सुनो, तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, तुम्हारा बिल्डिंग का नीचे लैंप पोस्ट नहीं लगाएंगे। ये लोग चारों टैक्स दिया, इन लोग चारों के बिल्डिंग के नीचे लैंप पोस्ट लगेगा। ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है कि आप टैक्स दिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा, तुम टैक्स दिए तो तुम्ही को स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसा कुछ। इनडायरेक्ट वेलफेयर का काम टैक्स के पैसे से होगा। जैसे कि रोड्स बनेगा, जैसे पार्क्स बना, पार्क सर्कस मैदान मेंटेन हो रहा है हम लोग के टैक्स के पैसे से। हम लोग जाके वहाँ पर खेल रहे, कूद रहे हैं ना, शाम में बैठ रहे, सुबह जा रहे हैं क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं। रोड्स बन रहा है, रोड्स में हम लोग बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, चल रहे हैं। बिल्डिंग में, मोहल्ला में पूरा जो है लैंप पोस्ट लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स लगा हुआ है, सब टैक्स के पैसे से हो रहा है। चितरंजन हॉस्पिटल है, मेडिकल है, नेशनल मेडिकल है, स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ऑर्फनेज चल रहा है, ये सब टैक्स के पैसे से ही चल रहा है। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का रेसिडेंट्स पे कर रहा है वहाँ के गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं फॉर सोशल वेलफेयर, फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी टू द आर्मीज, पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट स्टाफ, ये सबको सैलरी दिया जा रहा है उससे। तो क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब सर टैक्स कितना तरह का होता है? देखो, टैक्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। सर नंबर 1 इज डायरेक्ट टैक्स, नंबर 1 इज, एंड नंबर 2 इज इनडायरेक्ट टैक्स। नंबर 1 इज डायरेक्ट टैक्स, सर नंबर 2 इज इनडायरेक्ट टैक्स। भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स, ध्यान से समझो बात को, मेरा क्लियरली समझ लो। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो जिसके ऊपर पड़ता है उसी को पे करना पड़ता है। मतलब जिसके ऊपर उसका बोझ आ रहा है उसी को पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में बोझ किसी और के ऊपर आता है लेकिन फाइनली पे कोई और करता है। कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको और सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझाएं? देखो, हम 1,000 रुपया कमाए, कौन कमाया? हम कमाए। ये मेरा हो गया इनकम, ये हो गया मेरा 1,000 रुपया इनकम। गवर्नमेंट बोला आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, तो 1,000 का 10% हो गया 100 रुपया। कौन देगा टैक्स? हम देंगे। कमाया कौन? हम। देगा कौन? हम। तो मेरा इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज हुआ है और पे भी कौन करेंगे? हम। जहीर बोला नहीं 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 सर से मत लीजिए, हम दे रहे हो टैक्स 100 रुपया का। गवर्नमेंट लेगा जहीर से? गवर्नमेंट बोलेगा नहीं भाई, जिसके ऊपर लागू हुआ है वही को पे करना पड़ेगा। इस टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स and impact of tax falls on the same person. Direct tax is a tax in which the incidence of tax and the impact of tax falls on the same person. इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स, स्टार्टिंग में उसका बर्डन किसके ऊपर है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स। जब इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स जिस इंसान के ऊपर पड़ रहा है, फाइनल बर्डन भी उसी के ऊपर पड़ रहा है, मतलब स्टार्टिंग में जो दे रहे हैं फाइनली भी उसी के पॉकेट से जा रहा है, तब हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि हम बताए भाई 1,000 रुपये हम कमाए, मेरे ऊपर ये टैक्स पड़ा और पे भी किसी को करना है, हम ही को करना है, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स दो अलग अलग लोगों के ऊपर पड़ता है। क्या होगा, दो अलग अलग लोगों के ऊपर पड़ेगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, रोहित मार्कर का दुकान खोला है, मार्कर बेच रहे हैं। कॉलेज स्ट्रीट से गया बल्क में मार्कर खरीदने, मार्कर वाला बोला 12 रुपये का मार्कर है, 12 रुपये का मार्कर है और 2 रुपये इसके ऊपर आपको टैक्स देना है, 14 रुपया। रोहित बोले ठीक है, लो 12 रुपये मार्कर का, 2 रुपये टैक्स का, 14 रुपया। रोहित ये मार्कर को लेके आया तोपसिया में बेचने के लिए, रोहित बोला 18 रुपया का मार्कर और 2 रुपया टैक्स अलग से। हम खरीदे, हम बोला ठीक है भाई, लो 18 रुपया मार्कर, 2 रुपया टैक्स, 20 रुपया। तो इनिशियल बर्डन स्टार्टिंग में टैक्स कौन दिया था, रोहित, लेकिन फाइनली वो टैक्स किसके पॉकेट से निकला, कंज्यूमर, मेरे ऊपर। तो ये हो गया इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स रोहित के ऊपर पड़ा जो कि दुकानदार था, शॉपकीपर था, लेकिन फाइनल बर्डन पड़ गया है कंज्यूमर के ऊपर जो कि हम थे। तो यहाँ पे इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स और फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स दो अलग अलग लोगों के ऊपर पड़ा है। तो इस टैक्स को बोला जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का एक परफेक्ट एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स। समझ में आ गया बात, क्लियर हो गया? हाँ बोलो। रोहित के लिए तो डायरेक्ट टैक्स हुआ, लेकिन मेरे लिए तो डायरेक्ट टैक्स नहीं, मेरे लिए भी इनडायरेक्ट हुआ ना। मतलब रोहित खरीद के लाया 2 रुपये, हाँ दिया दिया, पहले रोहित को इम्पैक्ट हुआ, हाँ, उसके बाद लास्ट में फाइनली हम दे रहे हैं। तो फाइनली हम दिए, इनिशियली तो हम नहीं दिया ना। मेरे ऊपर लागू तो नहीं हुआ, गवर्नमेंट हमसे लिया। गवर्नमेंट किससे लिया, जो मैन्युफैक्चरर था उससे। हम तो किसी और को दे रहे हैं। इनकम टैक्स में गवर्नमेंट डायरेक्ट हमसे लेगा, कोई चेंज नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया? किसी को कोई भी अगर डाउट है इसमें 80 डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। और भी कुछ डिफरेंस है, देखो डायरेक्ट टैक्स जो है ना, डायरेक्ट टैक्स इजी टू कलेक्ट, डायरेक्ट टैक्स इजी टू कलेक्ट, गवर्नमेंट को पता है इससे ले लो। इनडायरेक्ट टैक्स डिफिकल्ट टू कलेक्ट एंड कॉस्टली टू कलेक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लागू हो रहा है, सेलर से लेना है, मैन्युफैक्चरर से लेना है, कंज्यूमर से लेना है, बहुत डिफिकल्ट है कलेक्शन के लिए। डायरेक्ट टैक्स इजी टू कलेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स डिफिकल्ट टू कलेक्ट। डायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। ठीक है ना? अच्छा, कलेक्शन चार्जेस, डायरेक्ट टैक्स इकोनॉमिकल टू कलेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में खर्च ज़्यादा होता है। ठीक है ना? अच्छा, कवरेज, डायरेक्ट टैक्स स्मॉल एरिया को कवर करता है, इनकम को, प्रॉपर्टी टैक्स को, वेल्थ टैक्स, स्मॉल एरिया कवर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स लार्ज एरिया को कवर करता है, हर चीज़ में टैक्स लगा दिया, चेयर में, टेबल में, बेंच में, कपड़ा में, चश्मा में, जूता में, खाने का सामान में, मेडिसिन्स में, मेकअप में, बाइक्स में, कार्स में, बल्ब में, इलेक्ट्रिसिटी में, जिम, सलून, एवरीथिंग में टैक्स लगा दो। इनडायरेक्ट टैक्स का एरिया बहुत बड़ा है, कवरेज बहुत वाइड है, डायरेक्ट टैक्स का उतना वाइड कवरेज नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट्स में ऑलरेडी आप लोग का लिखा हुआ है, ये हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। नोट्स में तो ऑलरेडी ये चीज़ लिखा हुआ है, कोई टेंशन वाला बात नहीं। चलो अब हम लोग आते हैं, सर हम लोग का जो टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, ये आप लोग को पहले भी बताया गया था कि हम लोग का जो टैक्सेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज़ कवर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईटी एक्ट 1961। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, या हम लोग का जो टैक्स गवर्न होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पे लिखा हुआ है, सब
इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन से साल से ये लागू हुआ था? 1961 गलत। 1962 अप्रैल 1। समझ में आ रहा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 was implemented, came into force from 1st April 1962, लेकिन इसको पार्लियामेंट में पास किया गया था 1961 में। इसीलिए देखो, पास करने से लेकर इम्प्लीमेंट करने तक का टाइम लगता है। थोड़ी ना मोहल्ला में कुछ काम हो रहा है, जो आज बोला कल हो गया, नहीं। जैसे कि देखो CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कब हुआ था पास? पार्लियामेंट में 2019 या 20 में पास हुआ था, 2024 से लागू हुआ है, 4 साल बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ है। समझ में आ रहा? तो इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में 1961 में। इंडिया में लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 1962। ठीक है, कहाँ कहाँ लागू है? होल ऑफ इंडिया। कहाँ है? होल ऑफ इंडिया। सर ये तो बताने वाला बात ही नहीं था, ये बताने वाला बात था। क्यों ये बताने वाला बात था? क्योंकि जिसका CLPA होगा तो उसको ये बात पता होगा कि सर आप जब CLPA पढ़ाते थे हम लोग को 11-12 में, तो उस वक्त आप हमेशा बोलते थे दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं होल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि बाबू जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। इंडिया का बहुत सारा लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था। बट अगस्त 2019 में क्या होता है, NDA गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर को जो आर्टिकल दे रहा था, आर्टिकल 370, उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है, उस आर्टिकल को हटा देता है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो हो गया ख़त्म। क्या हो गया? ख़त्म। अब जम्मू एंड कश्मीर भी हर एक्ट जो इंडिया में लागू होगा वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा। कोई डाउट? समझ में आया बात? तो चलो एक बार रिवीजन करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? 1962, नॉट 1 अप्रैल, 1961 पार्लियामेंट में पास हुआ था। इम्प्लीमेंट कब से हुआ होल ऑफ इंडिया में? 1 अप्रैल 1962। ठीक है ना? क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है अब जो हम लोग करने वाले हैं। क्या हुआ? इतना हंसी आ रहा है? पहला वाला टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। देखो ये 3 टर्म है, आ रहा है ना पूरा बोर्ड में? बोर्ड में आ रहा है ना बाबू? 3 टर्म है, तीनों को आप लोगों को समझना है और इजी लैंग्वेज में हम समझा देंगे। देखो नोट्स क्या हुआ? टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। ठीक है, ये 3 टर्म है। देखो नोट्स में तो दिया वही है तो तुम पढ़ लोगे, लेकिन हमको क्या है, हमको इसको तुम लोगों को डिटेल में समझा देना है ये है क्या। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है? टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस, डिडक्शंस दिया हुआ है, उस प्रोविजंस एंड डिडक्शंस को यूज़ करके आप अपना टैक्स का जो बर्डन है उसको कम करिए। आपका जो टैक्स का बर्डन है उसको आप कम करिए। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया है, आप अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो जो पैसा आप इंश्योरेंस में लगाइएगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई NGO या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, वो लोग को डोनेशन देते हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वो आपका एग्जेम्प्टेड इनकम के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसी तरह आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारा प्रोविजंस दिया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में। आप एक अच्छे CA के पास जाइए,
वो आपको अलग अलग प्रोविज़न बताएगा। वो प्रोविज़न गवर्नमेंट मांग रहा है कि भाई आप क्लेम करिए, गवर्नमेंट चाह रहा है कि आप इंश्योरेंस लीजिए, उसके ऊपर डिडक्शन दे दिया। गवर्नमेंट चाह रहा है कि आप डोनेशन करिए, उसके ऊपर आपको डिडक्शन दे दिए। तो गवर्नमेंट ये चीज़ चाह रहा है, गवर्नमेंट ये चीज़ चाह रहा है कि आप करिए ये चीज़। वो सब प्रोविजंस को यूज़ करके आप अपना टैक्स का बर्डन को कम कर लीजिए। इसको बोला जाता है टैक्स प्लानिंग, इसको बोला जाता है टैक्स प्लानिंग। अब आते हैं हम लोग टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस में क्या किया जाता है, कुछ लूप होल्स है, कुछ लूप होल्स है इनकम टैक्स एक्ट में, कुछ कमी है, उस कमी का फायदा उठाकर अपना टैक्स का बर्डन को कम करना है। ये अनएथिकल है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे तुम लोग को बोले आज टेस्ट होगा, चलो सबको एमसीक्यू पेपर दिए, चलो सब 50-50 एमसीक्यू सॉल्व करना है, सबको एक साथ बैठा दिए। अब तुम लोग दायां बायां करके देख रहे हो, ये सही चीज़ है? सही चीज़ नहीं है। लेकिन अब मेरा भी क्या है, मेरा मजबूरी है भाई, मेरे पास उतना जगह नहीं है कि हम 50 बच्चों को जो है एकदम 5-5 करके अलग अलग रूम में बैठाए, उतना मेरे पास रूम नहीं है। अब मेरा भी मजबूरी है, अब मेरा मजबूरी का तुम लोग फ़ायदा उठा ले रहे। तो ये हो गया टैक्स अवॉइडेंस। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ लूपहोल्स रह जाता है, कुछ कमी है, उस कमी का फ़ायदा उठाकर आप अपना टैक्स को कम कर रहे हैं। ये इलीगल तो नहीं है बट अनएथिकल है, उसको पसंदीदा नहीं किया गया है। जैसे कि अब हम लोगों को पता है कि भाई अभी जैसे करंटली 7 लाख तक आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। एक आदमी है वो मान लो 10 लाख कमा रहा है, वो क्या किया ना, बोला कि नहीं 10 लाख नहीं 5 लाख हम कमा रहे, 5 लाख मेरी बीवी कमा रही, तो हमको भी कुछ टैक्स देने नहीं पड़ा, उसको भी कोई टैक्स देने नहीं पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोले है 7 लाख तक टैक्स छूट है। तो देखो ये है तो लीगल, इलीगल नहीं है, एक लूप होल है, टैक्स में एक लूप होल है। उस लूप होल, उस कमी का फ़ायदा उठा के तुम अपना टैक्स का लाइबिलिटी को ज़ीरो कर ले रहे हो। तो गवर्नमेंट ये चीज़ पसंद नहीं करता है, लेकिन बेचारे के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं सब। हाँ बोल दिए, 2 दुकान है, एक दुकान मेरा है, एक दुकान मेरा बीवी के। ये दुकान से जो कमाए हो रहे हैं मेरा बीवी के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हम स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा रहे और ये मेरा कोचिंग भी है, तो बोलिए कोचिंग मेरा थोड़ी है, ये मेरा वाइफ का है। हम तो स्कूल कॉलेज से पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल कॉलेज से जो इनकम आ रहा है वो मेरा है, कोचिंग का जो इनकम है वो तो मेरी वाइफ का है। समझ में आया बात? तो ये क्या हो गया, ये हो गया टैक्स अवॉइडेंस। अब आते हैं थर्ड, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स का चोरी, मतलब टैक्स का चोरी, मतलब चोरी करना इलीगल भी है, अनएथिकल भी है। पता लगेगा तो डायरेक्ट जेल के अंदर। जैसे कि तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपए, अगर अब 10 लाख के ऊपर तुमको टैक्स देना है, तुम बुक से हेरा फेरी करके झूठ झूठ के एक्सपेंस दिखा के बोल दिए मेरा तो प्रॉफिट 4 ही लाख का हुआ है, 4 लाख के ऊपर टैक्स देंगे, ये टैक्स इवेजन है। अगर पता चला गवर्नमेंट को तो फाइन भी मारेगा, जेल भी करेगा और फंसोगे भी। समझ में आया? तो टैक्स इवेजन मतलब टैक्स का चोरी करना, ये इलीगल है, अनएथिकल है। इसको करते हुए पकड़ा गए तो लंबा अंदर। क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो बहुत कोई बोलेगा सर टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन में कंफ्यूजन लग रहा है यार। अब देखो हम और इजी वे में इसको समझाते हैं। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है तीनों का? टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन का बीच का बेसिक डिफरेंस हम एक एग्जांपल से तुम लोग को समझा दे रहे हैं। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट कुछ एग्जेम्पशंस रखा है इनकम टैक्स एक्ट में, उसको यूज करके आप अपना टैक्स का जो अमाउंट है उसको कम कर लीजिए, टैक्स का बर्डन को कम कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक टीचर हैं, हम क्लास में टेस्ट रखे हैं, हम बोले भाई 50 मार्क्स का टेस्ट लेंगे और 50 मार्क्स से 20 MCQ 30 रिटर्न। तो 20 MCQ हम जानबूझ के इसलिए दिए हैं ताकि बच्चा कम से कम पास तो हो जाए, टिक करके थोड़ा बहुत करके पास तो हो जाए। ये हो गया टैक्स प्लानिंग, मतलब आपको मौका दे रहे, इनकम टैक्स एक्ट में आपको मौका दिया गया है कि आप ये सब प्रोविजंस को यूज करिए और यूज करके अपना बर्डन को कम कर लीजिए। हम आपको 50 में से 20 MCQ एग्जाम में दे रहे हैं ताकि आप उसको टिक करके पास हो जाइए, ये हम चाह रहे हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस में कुछ लूपहोल्स है इनकम टैक्स एक्ट में,
कुछ कमी रह गई है इनकम टैक्स एक्ट में, उस कमी का फ़ायदा आप उठाकर अपना टैक्स का बर्डन को कम कर ले रहे हो। ये इलीगल तो नहीं है लेकिन अनएथिकल है, पसंदीदा नहीं है। इनकम टैक्स वाला लोग को या गवर्नमेंट को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा, बट इलीगल नहीं है। जैसे कि हम 50 बच्चों को साथ में बैठा के टेस्ट ले रहे हैं, अब हम क्या चाहेंगे कि भाई कोई एक दूसरे का देखे नहीं, लेकिन अब कोई ताक झाँक के थोड़ा गल्ला ऐसे ऐसे करके जो MCQ देख ले रहे हैं। अब इसमें मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं, हम क्या करें, मेरे पास जगह थोड़ी है जो हम 50 को अलग अलग बैठाए। अब ये मेरा मजबूरी है, एक लूप होल है। उसी तरह इनकम टैक्स में कुछ लूप होल रहता है, उस लूप होल का फ़ायदा लोग उठा लेते हैं अपना टैक्स का बर्डन को कम करने के लिए। जैसे आप लोग यहाँ पे लूप होल का फ़ायदा उठा ले रहे कि सर के पास तो जगह का कमी है, बाकी सब दोनों रूम में क्लास हो रहा है, यही बैठ के एग्जाम देना, बस आगे पीछे से छाप दो, पास हो गए। ये अनएथिकल है। और थर्ड है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स का चोरी करना जानबूझकर। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर्स लोग को या गवर्नमेंट को पता लगा तो फाइन भी लेगा और जेल भी होगा। ये हो गया टैक्स इवेजन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम टेस्ट रखे और कोई बेटा मिनी जेरोक्स करवा के लेके आया बाहर से, अब ये तो पकड़ाएगा तो भगा देंगे, अनएथिकल होगी। अब मिनी जेरोक्स करवा के लेके आ रहे हैं, क्यों? सही से देख के लिख लेंगे। अब अगर वो पकड़ाए, नहीं पकड़ाए तो ठीक, अगर पकड़ाया तो मार भी खागा, गार्जियन कॉल भी होगा, पेपर भी कैंसिल होगा। तो इसी को बोलते हैं टैक्स इवेजन, चोरी करना। ये अनएथिकल भी है और इलीगल भी है, ये क्रिमिनलाइज्ड एक्शन लिया जाएगा इसके अगेंस्ट। क्लियर हो गया पॉइंट? देखो हम डिटेल में तुम लोग को इजी वे में समझा दिए कि नोट्स में तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, सब PDF में तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, इसको हम और इजी वे में क्लियर कर दिए। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? ये हम लोगों का पहला चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो हम लोग क्या क्या पढ़े इंट्रोडक्शन में, थोड़ा आ जाते हैं सर। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े टैक्स होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, उसका कितना क्या क्या एग्जाम्पल्स है, और फिर इनकम टैक्स एक्ट कब लागू हुआ था, कब इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ, और टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन का मतलब क्या है, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये चीज़ आज हम आप लोगों को पढ़ाए। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड हमसे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।